हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम साउथ कोरिया के वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अपडेट के बारे में बात करेंगे। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में क्या नए चेंजेस हुए हैं, क्या अपडेट हुए हैं, किस वेबसाइट के थ्रू आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म हम कैसे भरेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन दबा दीजिएगा। अब बात करते हैं अपडेट के बारे में। अपडेट ये है कि साउथ कोरिया ने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन कर दिया है। मीन्स पहले जब हम साउथ कोरिया का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरते थे तो हमें वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड करके और उसका प्रिंट आउट निकाल कर हैंड रिटन या कंप्यूटर से भरना पड़ता था। पर अब वो सिस्टम चेंज हो चुका है। अब आपको फॉर्म डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर ही भरना पड़ेगा। फॉर्म डाउनलोड होने का ऑप्शन तो आपको दिखेगा, पर आप वो डाउनलोड नहीं होगा, आपको डायरेक्ट वेबसाइट पर ही फॉर्म भरना पड़ेगा। अब बात करते हैं चेंजेस के बारे में। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अब आप ऑनलाइन भरेंगे तो उसके अंदर एक एप्लीकेशन आईडी और बारकोड जनरेट होगा, जिसका आपको प्रिंट आउट लेकर फाइल के साथ सबमिट करना पड़ेगा। किस वेबसाइट के थ्रू आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म भरना कैसे है, इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। साउथ कोरिया का फॉर्म भरने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। हम वीएफएस की ग्लोबल की वेबसाइट पर जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं और साउथ कोरिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको दोनों ऑप्शन दिखा देता हूँ। पहले हम जाएँगे वीएफएस की ग्लोबल की वेबसाइट पर। गूगल पर जाकर लिखेंगे वीएफएस ग्लोबल। वीएफएस ग्लोबल पर हमने क्लिक कर लिया है। कंट्री में जाएँगे, यहाँ पर चूज़ करेंगे इंडिया। यहाँ पर लिखेंगे कोरिया, टेक मी टू द वेबसाइट। अब देखिए हम आ गए हैं साउथ कोरिया की वीएफएस के पेज पर। यहाँ पर हमारे को ये 3 ऑप्शन दिखा रहा है, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया। मुंबई का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, मुंबई का ऑप्शन आगे आप सेकंड ऑप्शन में देख पाएंगे। तो अभी जैसे हम फाइल यहाँ पर अपनी भरेंगे नॉर्थ इंडिया में, तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम जाएंगे अप्लाई फॉर अ वीज़ा स्टार्ट नाउ। आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप, मतलब हमें कौन सी कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करना है। फिर हम जाएंगे वीज़ा टाइप में। सिलेक्ट वीज़ा टाइप आ गया है, तो यहाँ पर हम करेंगे टेम्परेरी विजिट। डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था ना कि फॉर्म आपको डाउनलोड होने का ऑप्शन दिखेगा, पर फॉर्म डाउनलोड नहीं हो पाएगा, हमें डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू ही फिल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब ये हमारे को डायरेक्टली साउथ कोरिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर आ गया है। तो सेकंड ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट साउथ कोरिया की वेबसाइट पर आ सकते हैं जहाँ से हम फॉर्म भरेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे visa.go.kr। ये साउथ कोरिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, visa.go.kr। कोरिया वीज़ा पोर्टल आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। इंग्लिश लैंग्वेज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर आएंगे एप्लीकेशन पर और क्लिक करेंगे ई फॉर्म वीज़ा। अब ये नया पेज खुलकर आ गया है जहाँ से हम अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। जब आप यहाँ पर लिखेंगे फिल आउट द ई वीज़ा फॉर्म। अब देखिए फॉर्म यहाँ पर आकर हम फॉर्म भर सकते हैं। अब आप फॉर्म को ध्यान से देखिएगा और मेरे स्टेप्स को फॉलो करिएगा, क्योंकि एजेंट्स और क्लाइंट्स यहाँ पर बहुत गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से उनके वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। तो फॉर्म को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा, मैं कैसे फिल आउट कर रहा हूँ, मेरे स्टेप्स को ही फॉलो करिएगा। तो सबसे पहले हम जाएँगे डिप्लोमेट ऑफिस, सर्च बार पर क्लिक करेंगे। कंट्री का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर लिखेंगे हम इंडिया। सर्च। अब देखिए यहाँ पर आपको मुंबई का ऑप्शन भी शो कर रहा है। अगर आपको फाइल चेन्नई या
बैंगलोर से सबमिट करनी है तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, रिपब्लिक ऑफ कोरिया इन चेन्नई। अगर आपको मुंबई में फ़ाइल सबमिट करनी है तो यहाँ से हम फॉर्म भरेंगे। अगर आपको फ़ाइल दिल्ली और कलकत्ता से फिल करनी है तो हमें फॉर्म कोरिया एम्बेसी इन इंडिया चूज़ करेंगे। टाइप ऑफ एप्लीकेशन टूरिज्म है, मीटिंग कॉन्फ्रेंस है, मेडिकल टूरिज्म है, बिज़नेस ट्रिप्स है। तो आप जोन-सी भी कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे चूज़ करके फॉर्म भर सकते हैं। तो हमने टूरिज्म के लिए देख रहे हैं तो टूरिज्म पे हमने क्लिक कर लिया है। स्टेटस ऑफ स्टे पर जाएँगे। अब यहाँ पर देखिए B2 का ऑप्शन आ रहा है जिसमें टूरिस्ट एंड ट्रांजिट लिखा है और C3 का ऑप्शन भी आ रहा है जिसमें शॉर्ट टर्म जनरल लिखा है। तो यहाँ पर हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, यहाँ पर हमारे को B2 ही सेलेक्ट करना है। जब हम फॉर्म भर लेंगे, फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपका वीज़ा आ जाएगा, तो वहाँ पर C39 लिखा होगा। C39 कैटेगरी होती है शॉर्ट टर्म जनरल। पर यहाँ पर इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, हम टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो B2 ही यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है। अब ये पूछ रहा है डू यू हैव एनी इनवाइटिंग कंपनी? अगर किसी कंपनी से आपके पास इन्विटेशन है तो आप उसको येस कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी डिटेल्स भर सकते हैं। तो हम बिना इन्विटेशन के यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं। अब हमारे को ये पूछ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पर हमें फैमिली नेम, गिवन नेम डालना है। गिवन नेम और फैमिली नेम में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर आपके पासपोर्ट पर आपका सरनेम नहीं मेंशन है, तो हमें ये फैमिली नेम जो है इसको ब्लैंक छोड़ देना है। अगर आपके पासपोर्ट पर गिवन नेम के अंदर आपका सरनेम मेंशन है, एग्ज़ाम्पल राम प्रकाश सिंह, अगर आपके पासपोर्ट पर गिवन नेम में राम प्रकाश सिंह दिया हुआ है या राम सिंह दिया है या राम राघव दिया है, तो हम यहाँ पर पूरा नेम लिखेंगे और फैमिली नेम को ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर आपके पासपोर्ट पे फैमिली नेम अलग है, सरनेम अलग लिखा है और गिवन नेम अलग लिखा है, तो हम इन दोनों को फिल करेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं फैमिली नेम में हेवन, गिवन नेम में एंजल, फुल नेम इन चाइनीज़ इसको हमने ब्लैंक छोड़ देना है। डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं। और यहाँ पर नेशनैलिटी में हमारे को सर्च बार पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कंट्री में लिखेंगे इंडिया, सर्च, सेलेक्ट। अब बात करते हैं फ़ोटो रिक्वायरमेंट की। फ़ोटो की जो रिक्वायरमेंट है वो है 3.5 इंटू 4.5, व्हाइट बैकग्राउंड, 70 टू 80% फेस और फ़ोटो जो आपकी होनी चाहिए वो विदाउट बॉर्डर होनी चाहिए। अब इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक अच्छे फ़ोटो स्टूडियो जाइए, वहाँ पर अपनी फ़ोटो खिंचवाइए और उसकी सॉफ्ट कॉपी रखिए। और जब फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो आपको किसी भी तरीके का फ़िल्टर यूज़ नहीं करना है, ना ही आपको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करना है। फ़ोटो को एनहांस करने के लिए, क्लोथ्स को चेंज करने के लिए किसी भी तरीके का फ़िल्टर का यूज़ नहीं होना चाहिए, ना ही आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का यूज़ नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है कि फ़ोटो जो आप खिंचवाएँगे वो लेटेस्ट होनी चाहिए। अगर आप अपनी यहाँ पर पुरानी फ़ोटो अपलोड करते हैं और वो आपके पासपोर्ट के साथ मिसमैच होती है, तो आपका वीज़ा रिजेक्शन का चांस यहाँ पर बढ़ सकता है और वीज़ा लग भी गया तो आपको इमिग्रेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा लेटेस्ट फ़ोटो ही यहाँ पर अपलोड करिएगा। फ़ोटो रिक्वायरमेंट यहाँ पर दे रखी है, ये भी आप देख सकते हैं, 3.5 इंटू 4.5। तो अभी हम इसको क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पर हम फ़ोटो अपनी अपलोड करेंगे। फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो गई है। अब देखिए कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया आ चुका है क्योंकि यहाँ पर हमने सर्च बार में इंडिया लिखा था। नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं और पासपोर्ट नंबर भी डाल सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। अब ये पूछ रहा है हैव यू यूज्ड एनी अदर नेम? क्या आपने पहले किसी दूसरे नेम का यूज़ करा है? तो हम इसको करेंगे नो। आर यू अ सिटीज़न ऑफ एनी अदर कंट्री? नहीं, हम इंडिया में ही रहते हैं, तो हम इसको नो कर देंगे।
डिटेल्स ऑफ वीज़ा इश्यूएंस कन्फर्मेशन को भी हमने ब्लैंक छोड़ देना है। अब यहाँ पर ये पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो पासपोर्ट क्लासिफिकेशन में हम यहाँ पर रेगुलर को चूज़ करेंगे, पासपोर्ट नंबर डालेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ। एक्सपायरी डेट यहाँ पर डालेंगे। प्लेस ऑफ इश्यू, अब पासपोर्ट हमारा कहाँ से इश्यू हुआ है, अगर आपका पासपोर्ट चंडीगढ़ से इश्यू हुआ है या कहीं से भी इश्यू है तो आपको सेम वैसा ही लिखना है। तो मैं दिल्ली का ही यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेकर चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर दिल्ली ही लिखूँगा। डेट ऑफ इश्यू, अब ये पूछ रहा है डू यू हैव एनी अदर वैलिड पासपोर्ट, तो हम इसमें नो कर देंगे। अब हम आ गए हैं कॉन्टैक्ट नंबर पर, यहाँ पर हमारे को डिटेल्स डालनी है, एड्रेस डालना है, एड्रेस हमने डाल दिया है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सर्च करने के बाद हमारे को दोबारा से कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी, इंडिया, सर्च। अगर आप सर्च बार पर क्लिक करके इंडिया नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर इंडिया नहीं आएगा। अब टेलीफ़ोन नंबर हम कुछ भी रैंडम ले लेते हैं। टेलीफ़ोन नंबर हम यहाँ पर रैंडम कुछ भी ले लेते हैं। टेलीफ़ोन नंबर में मैंने दोनों सेम नंबर लिख दिए हैं। अगर आपका 2 नंबर है तो दोनों आप नंबर डिफ़रेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन आप नंबर यहाँ पर टेलीफ़ोन नंबर के आगे लिखेंगे और प मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर लिखेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा मोबाइल नंबर वही लिखिएगा जो आपका एक्टिव हो और जो आप बिज़नेस में यूज़ करते हो। यहाँ पर हम लिखेंगे ईमेल आईडी। आप अपनी ईमेल आईडी लिखिएगा क्योंकि फाइल सबमिट होने के बाद आपके पास कन्फर्मेशन आएगा। अब ये पूछ रहा है कि आप अपनी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं या दूसरी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। तो हम इसमें लिखेंगे हम अपनी कंट्री से ही अप्लाई कर रहे हैं। अब ये पूछ रहा है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो हमें इसके अंदर किसी का नेम देना है। तो इसमें आप स्पाउस का नेम भी दे सकते हैं, पेरेंट्स का नेम भी दे सकते हैं, ब्रदर सिस्टर किसी का भी नेम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको भर लेते हैं। कंट्री ऑफ रेसिडेंस इंडिया, फ़ोन नंबर फिर हम दोबारा कोई सा भी ले लेंगे। रिलेशनशिप टू एप्लीकेंट, ब्रदर लिख सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस का डाल सकते हैं। फिर हम फॉर्म को करेंगे सेव। फॉर्म को सेव ज़रूर कर लीजिएगा। तो सेव कर लिया हमने फॉर्म को, देखिए डिटेल्स आपकी यहाँ पर सेव हो गई है। इसके बाद हम जाएँगे नेक्स्ट पर। सेकंड पेज पर आते ही एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। जब हम फॉर्म को पूरा भर लेंगे और सबमिट कर देंगे तो बारकोड भी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, जिसका प्रिंट आउट लेकर आपको जाना पड़ेगा फाइल सबमिशन के टाइम पर। अब ये पूछ रहे हैं मैरिटल स्टेटस, तो आप अगर सिंगल हैं तो नेवर मैरिड करेंगे, मैरिड है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो अभी हम सिंगल का एग्जांपल लेकर चलते हैं, तो हम यहाँ पर नेवर मैरिड कर देते हैं। अब यहाँ पर एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है, तो जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, अगर आप हाई स्कूल डिप्लोमा आपने कर रखा है, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या आप पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो अदर्स में जाकर हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अभी हमने ग्रेजुएट का ऑप्शन सेलेक्ट करा है, तो यहाँ पर हमने स्कूल नेम और लोकेशन डाल दिया। स्कूल नेम डालते हुए आपको याद रखना है या कॉलेज नेम डालते हुए आपको याद रखना है कि आपको एब्रिविएशन का यूज़ नहीं करना है। सपोज़ करिए स्कूल का एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, कॉलेज का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि कॉलेज का नेम है डीएवी। तो डीएवी जो है वो एब्रिविएशन है, आपको उसकी फुल फॉर्म डालनी पड़ेगी। फुल फॉर्म जो डीएवी की है वो है दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय। तो आप पूरी फुल फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, एब्रिविएशन का आपको यूज़ नहीं करना है। अब इसके बाद हम आते हैं करंट ऑक्यूपेशन पे। अब ये पूछ रहा है कि आप करते क्या हैं? इसमें भी यहाँ पर
बहुत से एजेंट्स और क्लाइंट गलती करते हैं। कन्फ्यूजन यहाँ पर क्या होती है, आपका बिजनेस है तो आप बिजनेस पर्सन डालते हैं, सोल प्रोप्राइटर डालते हैं। तो बिजनेस पर्सन आपको उस केस में डालना है जब आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है तो यहाँ पर हमारे को सोल प्रोप्राइटर डालना है। और अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ पे हम ऑफिस वर्कर में सिलेक्ट करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट का ऑप्शन चूज करेंगे। एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड जो एप्लीकेबल होता है 18 ईयर से बिलो चिल्ड्रंस के लिए जिनके पेरेंट्स उनको स्पॉन्सर करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपकी एज 26 साल है, 27 साल है और आप ना तो पढ़ाई कर रहे हैं ना जॉब कर रहे हैं, तो आप स्पॉन्सर लेंगे और इसमें अनएम्प्लॉयड भर देंगे। अगर आपकी एज ज़्यादा है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको इसको सिलेक्ट नहीं करना है। अनएम्प्लॉयड सिर्फ एप्लीकेबल बच्चों के लिए होता है जिनकी एज 18 साल से कम होती है और उनके पेरेंट्स उनको स्पॉन्सर करते हैं। यहाँ पर डालना है हमारे को कंपनी नेम, तो हमने कंपनी नेम डाल दिया है। अब यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर की अगर बात करें तो यहाँ पे आप प्रोप्राइटरशिप भी डाल सकते हैं, ओनर भी डाल सकते हैं। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो भी पोजीशन है वो आप डालेंगे। डिटेल्स ऑफ विजिट। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सिंगल एंट्री का, डबल का, मल्टीपल का। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे को यहाँ पर सिंगल ही रहने देना है। कितने दिन के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर हम डाल देंगे 7 डेज के लिए। इंटेंडेड पीरियड ऑफ से हम वहाँ पर 7 दिन रुकेंगे। ये पूछ रहा है डेट ऑफ एंट्री, आप साउथ कोरिया कौन सी तारीख को पहुंचेंगे। तो जैसे नवंबर का महीना चल रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1 महीने बाद का ही प्लान करिएगा। जल्दीबाजी में फॉर्म फिलअप मत करिएगा क्योंकि कई बार रिजल्ट आने में टाइम लग जाता है। तो हम इनको बोल रहे हैं कि भाई हम 24 तारीख को साउथ कोरिया पहुंचेंगे और क्रिसमस वहां पर सेलिब्रेट करेंगे। एड्रेस इन कोरिया के लिए हम सर्च फॉर इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम रोड नेम और बिल्डिंग नेम डालेंगे। तो जो भी आपका एड्रेस होगा, हम यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, तो पोस्टल कोड के हिसाब से आपका जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे उसको। यहाँ पर हम होटल का नेम डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर होटल का एड्रेस आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमने होटल की डिटेल डाल दी है। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको एकदम करेक्ट एड्रेस डालना है क्योंकि हमने देखा था बहुत सारे ऑप्शन आए थे। तो बिल्डिंग और रोड नेम के हिसाब से आपको ध्यान में रखते हुए एड्रेस यहाँ पर ढंग से डालना है। अगर आपका एड्रेस गलत होगा तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर इन कोरिया हमने डाल दिया है, एड्रेस भी कंप्लीट कर चुके हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी हम डाल चुके हैं। अब ये पूछ रहा है कि पिछले 5 साल में आपने कोरिया कभी ट्रैवल करा है। अगर हमने ट्रैवल करा है तो नंबर ऑफ विजिट डालेंगे कि कितनी बार ट्रैवल करा है। और पर्पस ऑफ एंट्री, अगर आप टूरिस्ट पे गए टूरिस्ट, बिजनेस पे गए हैं तो बिजनेस डालेंगे। हम यहाँ पर अभी एग्जांपल में नो लेकर चलते हैं। अब ये पूछ रहा है कोरिया के अलावा आपने 5 साल में किसी और कंट्री में विजिट करा है या नहीं करा है। मीन्स ये ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है। तभी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ट्रैवल करिए। ट्रैवल करने के बाद डॉक्यूमेंट्स ढंग से प्रिपेयर करके फाइल लगाइए। ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। फॉर्म ही आपसे खुद पूछ रहा है कि पिछले 5 साल में आपने कहीं पे ट्रैवल किया है नहीं किया है। आप मेरे से कहते हैं कि बिना ट्रैवल हिस्ट्री के वीज़ा लगवा दीजिए। ठीक है, बिना ट्रैवल हिस्ट्री के वीज़ा लगता है, पर वो किनका लगता है, जिनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, जिनका टर्नओवर बहुत अच्छा होता है, जो टैक्स पे करते हैं रेगुलरली, उनका बिना ट्रैवल हिस्ट्री के वीज़ा लग सकता है। और नॉर्मल प्रोफाइल होगी, आपका नॉर्मल बिजनेस है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, तो आपको ट्रैवल करना जरूरी है क्योंकि ट्रैवल करने से एक तो डाउट क्लियर हो जाता है एम्बेसी को या काउंसलेट को कि भाई आपने पहले ट्रैवल करा है, ट्रैवल करके वापस आएंगे। अब इसमें ऑप्शन हमारे को दिखा रहा है नेम ऑफ कंट्री, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं पहले वियतनाम टूरिज्म और यहाँ पर हमने डेट्स डालनी है।
तो जितनी भी कंट्रीज़ आपकी यहाँ पर होंगी, यहाँ पर आपने डालनी है, ऐड करके भी हम यहाँ पर ऑप्शन को बढ़ा सकते हैं। अगर आपने 4 बार, 5 बार कंट्री ट्रैवल करा है, ऑप्शन को देखिए हम ऐड करके यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। तो जितनी भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, पर इसमें एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने वियतनाम 5 बार ट्रैवल करा है, तो आप 5 बार एक ही कंट्री का नाम लिखेंगे। आपकी जो रीसेंट विज़िट होगी, जो आपने लास्ट टाइम ट्रैवल करा है, एग्ज़ाम्पल जैसे 2022 में भी आपने ट्रैवल करा था, 2023 में, इस साल में भी आपने ट्रैवल करा है। तो इसके अंदर जो आप डिटेल डालेंगे, वो आप इस साल की डालेंगे। मतलब रीसेंट ट्रैवल हिस्ट्री की डिटेल आपको डालनी है। अब जैसे आपने 10 बार एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आपने 10 बार ही थाईलैंड ट्रैवल करा है, तो 10 बार आपको थाईलैंड का नाम नहीं डालना है। आपको एक बार ही नाम डालना है, जो आपकी रीसेंट लास्ट ट्रैवल डेट्स होंगी, उसकी ही डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। अब ये पूछ रहा है, आप किसी फैमिली मेंबर के साथ कोरिया ट्रैवल कर रहे हैं? अगर हम येस लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें डिटेल डालनी पड़ेगी, इसको हम नो लेकर चलते हैं। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है फंडिंग डिटेल्स, फंड अवेलेबल फॉर योर विजिट इन यूएसडी डॉलर्स। आप कितना पैसा लेकर, मतलब आपके हिसाब से आप कितना पैसा लेकर कोरिया आएँगे। फंडिंग डिटेल्स में क्या गलती होती है, आप कुछ भी कॉस्ट डाल देते हैं फंडिंग डिटेल्स में। $1600, $1500, ये तो इसमें हमें सिंपल सा क्या करना है कि जितने हमारे बैंक में पैसे पड़े हैं, जितना अमाउंट पड़ा है, उसको यूएसडी में कन्वर्ट कर कर यहाँ पर लिख देना है। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अगर आपके बैंक में 2 लाख पड़े हैं, 2 लाख पड़े हैं और उसको हम कन्वर्ट करते हैं 83 के हिसाब से, तो बनता है $2409। तो अब $2409 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको राउंड फिगर में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर $2400 लिख दिया है। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, एजेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं, क्लाइंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो एक्सपेंस करेगा वो कौन करेगा? तो नेम ऑफ पर्सन कंपनी। कई बार यहाँ पर देखा गया आप सेल्फ लिख देते हैं, सेल्फ यहाँ पर नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम लिखना है, रिलेशनशिप टू एप्लीकेंट। अगर आप अपना नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप सेल्फ लिखेंगे या माई सेल्फ लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ सपोर्ट। टाइप ऑफ सपोर्ट 90% एजेंट्स को, 90% क्लाइंट को पता ही नहीं टाइप ऑफ सपोर्ट होता है। भाई टाइप ऑफ सपोर्ट में क्लाइंट्स को, एजेंट्स को पता ही नहीं होता लिखना क्या है। टाइप ऑफ सपोर्ट होता है हमारा कैश, कि हम कैश लेकर आएँगे और कैश में ही वहाँ पर एक्सपेंस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे को सिंपल कैश लिखना है, तो वैसे हम डाल देते हैं। तो कौन एक्सपेंस कर रहा है हमने डाल दिया है, रिलेशनशिप टू हो गया, सेल्फ हो गया हमारा। तो हमने नेम डाल दिया अपना, सेल्फ डाल दिया, कैश डाल दिया और नंबर डाल दिया। अब ये पूछ रहा है असिस्टेंस विद दिस फॉर्म। ये फॉर्म आपने खुद भरा है, किसी और के थ्रू भरवाया है? तो इसमें हम हमेशा नो ही करेंगे कि हम फॉर्म खुद ही भर रहे हैं। अब इसको फॉर्म को हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। एप्लीकेशन नंबर आ गया है यहाँ पर, फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, इसको हम ओके करेंगे। अगर आपको वीज़ा कैंसल करना है तो आप कैंसल कर सकते हैं। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप वीज़ा को यहाँ पर कैंसल करके दोबारा से भर सकते हैं। जब आप दोबारा भरेंगे तो एप्लीकेशन आईडी आपकी दोबारा जनरेट होगी। हम वीज़ा एप्लीकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम वीज़ा एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। वीज़ा एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए। अब देखिए बारकोड भी जनरेट हो चुका है, एप्लीकेशन आईडी भी आ चुकी है और फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म के सारे पेजेस का कलर प्रिंट आउट निकलवाना है। क्योंकि आपकी फ़ोटो यहाँ पर कलर है, तो हम कलर प्रिंट आउट निकलवाएँगे और अपनी फ़ाइल के साथ अटैच कर इसको सबमिट करेंगे वीएफएस या कॉन्सुलेट में, जहाँ पर भी आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं। तो आपको मैंने दिखा दिया कि फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। देखिए फॉर्म तो आपको भरना आ गया होगा, फॉर्म तो मैंने आपको दिखा दिया, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है।
इसके अलावा अगर आपको साउथ कोरिया का वीज़ा हमारे थ्रू अप्लाई करना है या साउथ कोरिया का पैकेज लेना है, पैकेज के अंदर है हमारे 3 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्स आपके कैसे प्रिपेयर होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं, ट्रांज़ैक्शन कैसे करनी है, इमिग्रेशन कैसे क्लियर करनी है, ये सारे पैकेज के अंदर हमारे इंक्लूड है। उसकी हम आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे, गाइडेंस देंगे। इसके अलावा अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है और हमारे साथ ट्रैवल करना है, तो भी आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नवंबर में हम 3 कंट्री का टूर कर रहे हैं, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड। थाईलैंड के अंदर पटाया। जो दूसरे एजेंट्स आपको बैंकॉक ट्रैवल कराते हैं, हम आपको पटाया ट्रैवल करवाएँगे। और जो हमारा टूर पैकेज है, उसके अंदर हम आपको कौन-सी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो दूसरे एजेंट्स आपको नहीं करवाते, उसके लिए आप हमें कॉल करिए, हम आपको डिटेल्स फॉरवर्ड कर देंगे। और जो हमारी टूर बुकिंग की डेट्स हैं, वो हैं 10th नवंबर तक, मीन्स आप 10th नवंबर तक बुकिंग कर सकते हैं। पर जो हम ट्रैवल करेंगे, जो ट्रैवलिंग डेट्स है, वो है हमारी 20 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में। मीन्स बुकिंग आप 10th नवंबर तक कर सकते हैं, पर जो हम ट्रैवल करेंगे, वो 20 से 25 नवंबर के बीच में ट्रैवल करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारे को कॉल करिए, अपनी सीट बुक करिए। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।